तो पीएफआई पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी एनआईए का चाबुक भले ही अब पड़ रहा हो, लेकिन इसकी तैयारी बहुत पहले से हो रही थी। रेड से पहले एजेंसियों ने इसके लिए पूरा एक्शन प्लान तैयार कर लिया था। आईबी और रॉ के पीएफआई की गतिविधियों की पूरी लिस्ट उन्होंने तैयार कर एनआईए को सौंप दी थी। साथ ही पीएफआई को विदेशों से मिलने वाली फंडिंग की भी जानकारी एनआईए को मुहैया कराई गई थी। राजस्थान में कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के लिए बुधवार का दिन किसी आफत से कम नहीं रहा। देश के हर कोने से संगठन को लगातार झटके पर झटके लगते रहे। संगठन का मुखिया भी शिकंजे में है। लिहाजा ये समझना मुश्किल नहीं है कि ये तमाम कार्रवाई त्वरित नहीं बल्कि बड़ी तैयारी के साथ अंजाम दी गई है। दरअसल संगठन की तमाम गैर कानूनी गतिविधियों पर लंबे वक्त से केंद्रीय सुरक्षा और जांच एजेंसियों की नजर थी। गृह मंत्रालय ने राजस्थान सहित कई राज्यों से पीएफआई की गतिविधियों और दर्ज मुकदमों की सूची मांगी थी और साथ ही राज्य सरकारों को कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। साफ है कि पीएफआई के कारनामों को लेकर कार्रवाई का अंदेशा लगातार यहां पर बना हुआ था। यही नहीं बल्कि कई राज्य पीएफआई पर प्रतिबंध की पहले से ही मांग कर चुके हैं। झारखंड में तो इस संगठन पर रोक लगाई जा चुकी है। लिहाजा गृह मंत्रालय कोई भी कदम उठाने से पहले अपना होमवर्क पक्का कर लेना चाहता था। ऐसे कसा पीएफआई पर शिकंजा। गृह मंत्रालय ने 20 नवंबर 2019 को पीएफआई की जानकारी मांगी। गृह विभाग ने 4 दिसंबर 2019 को खुफिया पुलिस से टिप्पणी मांगी। साल 2015 से नवंबर 2019 तक गतिविधियों पर मांगी गई थी रिपोर्ट। संगठन और संगठन के सदस्यों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967 के तहत दर्ज मामलों की जानकारी मांगी गई। आईपीसी की धारा 153A, 153B के तहत दर्ज मुकदमों की संख्या की जानकारी मांगी गई। साथ ही आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामलों की रिपोर्ट मांगी गई थी। गृह मंत्रालय के पद के बाद इंटेलिजेंस पुलिस ने राजस्थान में भी जानकारी जुटाई। इसके तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्थानीय पदाधिकारियों और सदस्यों के प्रदर्शन, रास्ता जाम करने सहित कई गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी मिली थी। इंटेलिजेंस पुलिस ने जानकारी गृह विभाग को भेजी, जहां से गृह मंत्रालय भेजी गई। इसके बाद सेंट्रल आईबी सहित अन्य एजेंसियों ने राज्य सरकार को ऐसे तत्वों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पीएफआई पर कार्रवाई तो नहीं की गई, लेकिन गृह मंत्रालय को दी गई जानकारी में संगठन के सदस्यों का काला चिट्ठा जरूर खोल कर रख दिया गया था। राजस्थान में पीएफआई का काला चिट्ठा। पीएफआई के पदाधिकारियों के खिलाफ आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज। साल 2015 में भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना में एहसान नीलगढ़ सहित 15 के खिलाफ मामला दर्ज। 23 जुलाई 2017 को चार्जशीट पेश की गई। फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है केस। साल 2016 में भीलवाड़ा के सुभाष नगर में मोहम्मद सुल्तान, आरिफ सहित 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 31 अगस्त 2017 को चार्जशीट पेश की गई। कोर्ट में विचाराधीन है केस। साल 2017 में सुभाष नगर भीलवाड़ा में अब्दुल सलाम के विरुद्ध दर्ज किया गया मामला। 18 दिसंबर 2018 को चार्जशीट पेश की गई। कोर्ट में विचाराधीन है केस। वर्ष 2018 में बूंदी कोतवाली में मोहम्मद अनीस आदि के खिलाफ मामला दर्ज और 4 नवंबर 2018 को चार्जशीट पेश की गई। कोर्ट में विचाराधीन है मामला। साल 2019 में बूंदी कोतवाली में यूनुस भाई बरकतुल्ला के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। साल 2019 में झालावाड़ के भवानी मंडी में सादिक हुसैन, शेर अली और नियामत अली के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। सेंट्रल आईबी ने पीएफआई अधिकारी अताउर रहमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को पत्र लिखा। अताउर रहमान ने ट्विटर पर बाबरी मस्जिद और अन्य धार्मिक मसलों को लेकर टिप्पणी की थी। देश भर में विरोध प्रदर्शन और आक्रामक छवि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पहचान रही है।
पीएफआई सदस्य ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया पर लगातार आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे थे। इन पोस्ट में धार्मिक आधार पर सोसाइटी के विभाजन की कोशिशें जारी थी। जाहिर है इन पर शिकंजा तो कसना ही था और यही हुआ भी। देश के 12 राज्यों में 50 जगहों पर एक साथ छापे मारकर केंद्रीय एजेंसी ने साफ कर दिया कि देश विरोधी कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं होगी। छापेमारी के बाद केंद्र सरकार की ओर से अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967 के तहत इस संगठन पर बैन लगाने के लिए आवश्यक तथ्य आ गए हैं। हालांकि राज्य भी अपने स्तर पर इस संगठन पर बैन लगा सकते हैं। अब देखना यह है कि पीएफआई पर बैन लगता है या नहीं। कैमरामैन विजय के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। उधर इस मामले में प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे सही कार्रवाई बता रही है, वहीं कांग्रेस छापेमारी पर ही सवाल खड़े कर रही है। हम चाहते हैं देश में आतंकवाद रुकना चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कांग्रेस तो खुद हमेशा आतंकवाद के खिलाफ लड़ती रही है। यदि ईमानदारी से आतंकवाद के खिलाफ ये अभियान चला है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिर्फ आप कोई कार्रवाई करोगे आतंकवादी के खिलाफ, देश के खिलाफ कोई गतिविधि चलती है तो हम आपके साथ हैं, लेकिन आप सिर्फ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए ये काम मत करना। कानून जब अपना काम करता है तो उसके अंदर सभी को सहयोग करना चाहिए। पीएफआई के कार्यालयों के ऊपर या अन्य स्थानों के ऊपर छापे पड़ना या जांच करना ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, इसलिए जांच के अंदर सहयोग करना चाहिए और कानून अपना काम करेगा। जो गलत है वो गलत है, सही है वो सही है। पता लगा किस प्रकार से छापे मारे जा रहे हैं। बाकी छापे का तो पूरा देश के अंदर जो एक लोगों में जो घबराहट बनी हुई है या क्या बनी हुई है वो किसी जग जाहिर नहीं है। मोदी जी और अमित शाह पता नहीं किसके घर पे क्या छापे मरवाते, कहाँ ईडी भेज देवे, कहाँ किसको गिरफ्तार करने के लिए भेज देवे, रात को भेज दे, सुबह भेज देवे। पूरे लोग चिंतित है, पूरा देश चिंतित है। तो इसके बारे में वो ही बता सकते हैं भाई क्या